नमस्कार, मैं रश्मि रावत। आज 29 सितंबर को मेरे बहुत प्रिय कथाकार विद्यासागर नौटियाल जी का जन्मदिन होता है। वो टिहरी रियासत के टिहरी शहर में भागीरथी तट पे 29 सितंबर सन 1933 को उनका जन्मदिन होता है। तो मैंने ये सोचा कि इस अवसर पे मैं उनके साथ लिए हुए अपने इंटरव्यू के कुछ प्रश्नों को, जो शायद आज के भी लिखने वालों के लिए या हम सब के लिए थोड़े महत्वपूर्ण हो सकते हैं, तो उन प्रश्नों के जवाब को मैं आपसे आज उनके जन्मदिन के अवसर पे साझा करना चाहती हूँ। मेरे ख्याल से वो पहले कहानीकार हैं एक ऐसे जिनका साहित्य भी मुझे पसंद है और जिनसे निजी तौर पे मेरी काफ़ी मुलाकातें भी रही हैं, जिनके व्यक्तित्व का मुझे दूसरा पक्ष देखने का भी मौका मिला। और मैं कह सकती हूँ कि उनके आचरण में और साहित्य में जो मूल्य हैं उनमें एक तरह का अंतराल नहीं है। तो इस कारण से भी मुझे उनका साहित्य बहुत पसंद है। उनका घर मेरा आना जाना रहा है, उनके हाथों की चाय मैंने पी है और मेरे ख्याल से ऐसे वो पहले और एकमात्र कहानीकार हैं। तो इसलिए भी मुझे उनका साहित्य अधिक अपील करता है कि मैं इस बात की गवाह हूँ कि जो साहित्य में मूल्य हैं वो उनके निजी ज़िंदगी में भी दिखते हैं। तो कुछ प्रश्नों को मैं आपके सामने साझा कर रही हूँ जो मैंने उनसे रिकॉर्ड किए थे और उसके बाद लिखा था उन्हें। तो पहला प्रश्न, आपके उदय की साहित्यिक परिस्थितियाँ क्या हैं? मेरे तमाम समकालीन रचनाकार हिंदी और कहानी के क्षेत्र में ख्याति अर्जित कर रहे हैं। मेरे ज़िले में जन्मे 3 कवियों मंगलेश डबराल, लीलाधर जगुड़ी और वीरेंद्र डंगवाल को साहित्य अकादमी ने सम्मानित किया है। गढ़वाल और कुमाऊं का समावेश करते हुए जिस उत्तराखंड का गठन किया है, उसके अनेक रचनाकार युगों से हिंदी लेखन में सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं। आपके उदय की राजनीतिक परिस्थितियाँ, विदेशी दास्ता के खिलाफ आम भारतवासी के मन में विद्रोह के स्वर उठने लगे। अंग्रेजी हुकूमत के आदेश के खिलाफ फौज के हवलदार चंद्र सिंह गढ़वाली ने सन 1930 में पेशावर में गोली चलाने से इनकार कर दिया। पलटन की ओर से वह बगावत की शुरुआत थी। टिहरी रियासत की जनता ने उसी साल 1930 में तिलाड़ी के मैदान में यमुना तट पर अपने वन हुकूक के लिए राजा की फौज की गोलियों का मुकाबला किया था और बलिदान दिए थे। बाद में रियासत के अंदर प्रजामंडल का गठन करने वाले श्रीदेव सुमन ने राजा की जेल में 84 दिनों तक उपवास पर रहकर अपना बलिदान दिया। 1938 जनवरी में कम्युनिस्ट नेता नागेंद्र सकलानी और मोलू सरदारी कीर्तिनगर में सामंती हाकिमान की गोलियां खाकर शहीद हुए। रियासत के आम प्रजाजन ने प्रजामंडल के आंदोलन में योगदान किया और आज़ादी हासिल की। टिहरी रियासत के अनेक निवासी डॉक्टर आनंद शरण रतूड़ी, शंकर दत्त डोभाल, श्री देव सुमन, डॉक्टर कुशलानंद ग्यारोला आदि अनेक वर्षों तक अंग्रेजी भारत की जेलों में भी रहे और गढ़वाली किसानों को ही ये अपने जीवन का प्रेरणा स्रोत भी बताते हैं। और ये सारी परिस्थितियां देख के उन्होंने कहा कि मेरे अंदर कुछ सक्रिय योगदान करने की इच्छा जगी। और किन व्यक्तियों ने इन्हें प्रभावित किया? अमर शहीद नगेंद्र सकलानी, श्रीदेव सुमन और कम्युनिस्ट नेता पीपी जोशी ने मुझे बेहद प्रभावित किया। आगे भी मैंने पूछा था कि जब आपने लिखना शुरू किया तो आपको किन व्यक्तित्वों ने सबसे अधिक प्रभावित किया? तो प्रेमचंद, टॉलस्टॉय, विक्टर ह्यूगो और मैक्सिम गोर्की। अपने व्यक्तित्व के बारे में कुछ बताएं। मैं जैसा बाहर से हूँ अंदर से भी वैसा ही हूँ। मुझे खुशामदी लोगों से बेहद नफरत होती है। अपने मन में आई किसी बात को नहीं छुपा सकता, खोल कर बोल जाता हूँ। मुझे इसकी परवाह नहीं रहती कि सुनने वाले पर उसका क्या प्रभाव होगा और उसकी नज़रों में मैं कितना नीचे उतर जाऊँगा। किसी के मुख पर उसकी झूठी प्रशंसा करना मेरे स्वभाव के विपरीत है। अपनी कोई भी बात में गोपनीय नहीं रख पाता। आप जिंदगी के तथ्य को रचना में कैसे रूपांतरित करते हैं?
यह एक अकाट्य सत्य है कि विचार का पदार्थ से इतर कोई स्वतंत्र अस्तित्व नहीं हो सकता। विचार हवा में जीवित नहीं रह सकता कि वह जब भी रहेगा किसी मनुष्य के दिमाग के भीतर ही मौजूद रहेगा। उसका कोई स्वतंत्र अस्तित्व संभव है। ठीक उसी तरह साहित्य में इस सच को भी अनदेखी नहीं की जा सकती। इवेंट अथवा हरकत क्रिया जिसे कहते हैं कि वो ये कह रहे हैं कि विचार का स्वतंत्र अस्तित्व संभव नहीं है। इसी तरह इस सच को अनदेखी नहीं की जा सकती कि घटनाओं के योग के बगैर कोई रचना अस्तित्व में नहीं आ सकती। किसी भी तरह की क्रिया से शून्य प्रगति या प्रवेश के चित्रण मात्र को स्टिल कहानी का स्वरूप नहीं दिया जा सकता। उसके साथ किसी हरकत का योग जरूरी है। कहानी हरकत से बनेगी, किसी भी तरह की हरकत, मनुष्य, पशु, पक्षी, कीटाणु, इनमें से नहीं तो कुदरत में मौजूद बेशुमार पदार्थ की हरकतें। माना कि किसी पहाड़ के सीने से कोई पत्थर ही लुढ़कने लगे, सतत प्रवाहित होने वाली किसी नदी का अचानक प्रवाह अवरुद्ध हो जाए या अचानक बाढ़ आ जाए, कोई भी घटना, मिट्टी, पानी के जीवन की कोई घटना, किसी मृत शरीर से अतीत की घटनाएं, कहानी में सवाल यह उठेगा कि किसके जीवन में घटित घटना, अपने या पराये। मैं अपनी देखी या भोगी हुई घटना पर उसी रूप में कहानी या उपन्यास लिखने से परहेज करता आया हूँ, वह रिपोर्टाज हो जाएगा। उसकी अभिव्यक्ति के लिए अन्य विधाएं मौजूद हैं। आमतौर पर ऐसी घटनाओं को अपने संस्मरणों, यात्रों, वृत्तांतों, डायरी में लिखी टिप्पणियों में शामिल कर देता हूँ। फिर भी कुछ घटनाएं ऐसी होती हैं जो अन्य किसी विधा में शामिल होने के बजाय किसी कहानी या उपन्यास का अंश बनने के लिए जोर देने लगती हैं। यह जरूरी नहीं है कि वे मेरे निजी जीवन से संबंधित घटनाएं हों या कि उनसे मेरा कोई सीधा संबंध कायम हुआ हो। वे किसी के भी जीवन की घटनाएं हो सकती हैं और उनकी जानकारी मुझे किसी अन्य व्यक्ति से मिली हो सकती है। सभी घटनाएं अपने चित्रों सहित वर्ष तक मेरे भीतर पकती रहती हैं। फर्जा पंचधार में उनकी मशहूर कहानी है फर्जा पंचधार, जिसकी मैंने कई बार समीक्षा भी लिखी है अब तक। अपने मित्र के द्वारा सुनी हुई एक बंधुआ शुद्रा वृद्धा की दर्द भरी दास्तां की तरह आई। इन घटनाओं में जोड़ घटाने के बारे में मन में विचार चलता रहता है। जोड़ जाहिर है कल्पना का होता है, उनमें परिवेश भी सम्मिलित हो जाता है। ऐसे भी प्रसंग आते हैं जब संवाद को हुबहू देने का लाभ होने लगता है। उत्तर बायां है उपन्यास में रैमासी के एक होटल में होटल मालिक बादर सिंह को एक साहब किस्म के नव आगंतुक बादर सिंह के नेतागिरी के रुआब से नावाकिफ अपरिचित ग्राहक को, जिसने उसके पास होटल के साफ ना रहने की शिकायत पेश कर दी थी, यह कहते दिखलाया गया है कि होटल साफ नहीं है तो वह साहब सामने लीमन पे रखे हुए झाड़ू को हाथ में लेकर जैसी चाहे अपने मन माफिक सफाई कर सकता है। उसके वैसा करने में उसे यानी बादर सिंह को कोई ऐतराज नहीं होगा। वह पूरा प्रसंग एक सच्ची घटना पर आधारित है। बहुओं की चोरी कहानी में बिच्छू के काटने के प्रसंग को छोड़कर बाकी सारी घटनाएं वही हैं जो मैंने अपनी आंखों से देखी या सुनी हैं। लेकिन कहानियां लिखी जाती हैं बहुत काट-छाँट करने के बाद, जिसमें कल्पना का सम्मिश्रण भी होता है। मैं उसे रचना को तराशना कहूँगा। क्या कहानी लिखनी है, उस व्यक्ति या विषय का चयन आप कैसे करते हैं? कहानी के विषय का चयन करने में कोई ज़्यादा मशक्कत नहीं करनी पड़ती। जब भी कोई घटना होती है या कोई समाचार सुनने पढ़ने को मिलता है, उस वक्त कोई अपने मन में अचानक जागृत हो जाने वाले कहानी के प्रारूप को कहीं नोट कर लेता हूँ। वह मेरी भविष्य में कभी लिखी जाने वाली कहानी की प्राथमिक सामग्री बन जाती है। मेरे पास ऐसी अनेक कहानियों की सामग्रियाँ मौजूद रहती हैं। जब मुझे किसी पत्रिका आदि के लिए कहानी भेजने को कहा जाता है तो मैं अपने रजिस्टर को खोलकर कहानियों की सूची से यह निर्णय कर लेता हूँ कि किस विषय पर और किस तरह की कहानी लिखनी है। उसके बाद मुझे कोई खास मेहनत नहीं करनी पड़ती। कहानी अपने को खुद ही लिखवाने लगती है, लेकिन समय की निश्चित सीमाओं में बंद कर लिखना जरा कठिन होता है।
एक ही बार में बैठकर कोई कहानी पूरी नहीं कर सकता, लिखता रहता हूँ और बीच में रुककर उस पर विचार करते हुए थोड़ा थोड़ा करके फुर्सत से काम करता रहता हूँ। जहाँ तक पात्रों का सवाल है, वे उसमें स्वाभाविक तरीके से स्थिति की ज़रूरत के अनुसार प्रवेश लेते रहते हैं। जैसे कोई नाटक का पात्र मंच पर प्रवेश करता है, लेकिन उस ज़रूरत पर दाखिल किए जाने वाले पात्र का रूप अक्सर अपने समाज के बीच उपस्थित जन समुदाय के बीच से ही उभरता है। उस तरह के कामों को सामान्यतया करते रहने वाले व्यक्तियों के नाक नक्श याद आने लगते हैं और उन्हें भी तराशे जाने की ज़रूरत महसूस होने लगती है। ऐसे में अनेक देखी भोगी घटनाओं के अंश आपस में गूंथने लगते हैं। किसी व्यक्ति का हूबहू चित्रण करते हुए मैंने कभी उसे पात्र के रूप में नहीं ढाला। अपनी ओर से उसे वैसा रूप देने की कोशिश रहती है जैसा कि मेरी कल्पना के अनुसार उसे होना चाहिए। इसके लिए ठीक तरह से देख पाने के लिए मैं इसे उलटने पुलटने लगता हूँ, जैसे कोई मूर्तिकार किसी अनगढ़ी पत्थर को सभी दिशाओं में तराशने लगे। धैर्यपूर्वक अपनी रचनाओं में मैं प्रत्येक पात्र के साथ निष्पक्ष होकर न्याय करने की कोशिश करता हूँ। एकदम भले और एकदम बुरे पात्र समाज में सामान्यतया नहीं पाए जाते। जो होते हैं वे अपवाद होते हैं। मेरा यह भी अनुभव है कि व्यक्ति अपने चरित्र का स्वयं निर्माण नहीं कर सकते। व्यक्तियों के तथाकथित चरित्र का निर्माण उसकी परिस्थितियों से संचालित होता है, विशेषकर आर्थिक स्थितियों से। यह सूत्र उपन्यास के पात्रों के लिए अधिक सटीक लगता है। ऐसा इसलिए कह रहा हूँ कि चूंकि वहाँ पात्र जरा खुलकर सामने आ सकते हैं। कहानी में पात्रों को कभी कभी बेहद सीमित आंशिक रूप में ही दिखाना पड़ सकता है, ज़रूरत के हिसाब से। वैसे में उस पात्र के जीवन के तमाम पहलू प्रकाश में नहीं आ सकते। यहाँ पर मैं एक और बात भी बता देना चाहता हूँ। मैंने जो दृश्य देखे उन सबको अभी तक अपनी रचनाओं में नहीं उतार सका। इसे मैं कोई कमजोरी भी नहीं मानता। वे तमाम दृश्य मेरे भीतर जिंदा हैं। वे मेरी पूंजी हैं, संचित पूंजी। उन सबको खर्च कर मैं एकदम रीता नहीं होना चाहता कि मुझे लगने लगे कि अब मेरे पास कुछ और लिखने को बाकी नहीं बचा है। और मेरे मित्र, समीक्षक, आलोचक या पाठक भी मेरे बारे में ऐसी कोई धारणा बनाने लगे। मुझे अपने पास समय की भयानक कमी महसूस होती है। प्रचुर सामग्री की कमी मैंने कभी महसूस नहीं की। कहानी लिख लेने के बाद वो बुरी है या भली, इसकी जांच आप कैसे करते हैं? स्वयं अनेक बार उसे पढ़ कर उससे बन रहे चित्रों, स्थितियों और भावों पर गौर करते रहने की ज़रूरत होने लगती है, यह तय करने के लिए कि कहानी कैसी बन पाई है। कहानी में अपने असली तथ्य को, जिस पर मेरा फोकस करने का मन रहा, ठीक तरह से दर्शाया जा सका है कि नहीं। उससे भी किसी हद तक उसके अच्छी या बुरी होने की जांच की जा सकती है। फिर भी अपनी कहानियों पर मित्रों की सम्मति लेने की कोशिश करता रहता हूँ। कई बार ऐसा भी हुआ कि कहानी को पढ़ने या सुनने के बाद श्रोता की ओर से मिली टिप्पणी में ऐसी महत्वपूर्ण, अच्छी या बुरी, अनिवार्य या आवश्यक चीज़ों का खुलासा हो जाता है जिसकी ओर मेरा कभी ध्यान ही नहीं गया, यानी कि जिससे मैं एकदम नावाकिफ था। मुझे पता नहीं था कि कहानी इस तथ्य को भी उजागर कर रही है। मेरी अनेक कहानियाँ ऐसी हैं जो मेरे मित्रों के सहयोग से लिखी गई हैं, हालांकि लेखक की जगह सिर्फ मेरा ही नाम जाता है। कुदरत की गोद में कहानी के कथानक का तो मुझे कभी तसव्वुर भी नहीं था। एक शायरा राजकुमारी पागंती ने बरसों पहले वे प्रसंग मुझे सुनाए थे। उसके बाद हम जब भी आपस में मिलते, मैं उनको वह कहानी लिखने की याद दिलाने लगता। हमारे बीच मेरा याद दिलाना भी एक रस्मी बात होने लगी। मैं उस प्लॉट से बहुत प्रभावित था। तब कई बार शिकायत करने के बाद मैंने यह चेतावनी दे डाली कि अगर आप नहीं लिखेंगी तो इस प्लॉट को चुरा लूँगा। लंबी कालावधि बीत जाने के बाद भी उस कठोर चेतावनी का शायरा पर असर ना होते देख आखिर एक दिन मैंने कहानी लिख डाली और राजकुमारी को उसकी सूचना भेज दी। मुझे नहीं मालूम मैं उस कथानक के साथ ठीक तरह से न्याय कर पाया या नहीं कर पाया। वो कौन सी प्रेरणाएं थीं जो आपको साहित्य में लेकर आईं?
अपनी लोगों की दर्द भरी जिंदगी के अंतहीन सिलसिले, उनके प्रति बालक मन में जागती संवेदनाएं, अपने लोगों के साथ उनके पालतू पशु भी शामिल हैं, जिनके जीवन के बगैर गढ़वालियों के जीवन को मैं अपूर्ण मानता हूँ। 50 वर्षों के अंतराल के बाद मैंने भैंस का कट्या कहानी के प्रारंभिक पैरा को संशोधित कर अपनी इस धारणा को स्पष्ट करने की कोशिश की है कि गढ़वाली किसान सदा से अपने प्राकृतिक परिवेश से और अपने पशुओं से अभिन्न रूप से एकाकार होता रहता आया है। देव मंदिरों में अनावश्यक तौर पर भैंसों की गर्दनों के काटे जाने के दृश्य मेरे मन में एक अजीब उदासी का भाव भर देते थे। रियासती हाकिमान के दौरों के मौके पर किसानों को मुफ्त में उनकी बेगार करनी पड़ती थी। मैं चाहते हुए भी अपने मन से उन दृश्यों की यादें भुला नहीं पाता था। लोगों की गरीबी और उन पर हाकिमान व कर्मचारियों के अत्याचारों की कोई सीमा नहीं होती थी। अपनी रोटी कमाने के लिए मेरे लोगों की हाड़ तोड़ मेहनत और उसके बावजूद उनमें से कईयों की ओखलियों पर छोड़ दिए गए भूसे के बीच दानों की तलाश में जुटे रहने की मजबूरी, यह कुछ ऐसी घटनाएं लगती थी जिनके बारे में मेरे अंदर कुछ लिखने की प्रबल इच्छा जगने लगती थी। अन्यत्र खुलासा कर चुका हूँ कि मेरे लेखन की शुरुआत कविता से हुई थी। कविता की जगह तुकबंदी कहना ज़्यादा सही होगा। अपनी उन तुकबंदियों में मैं किसी अन्य की वेदना को स्वर देने के प्रयास करता रहता था। 60 वर्षों के बीत जाने के बाद भी एक ऐसी ही अप्रकाशित रचना के कुछ अंश इस वक्त अचानक याद आ रहे हैं। एक कविता उन्होंने सुनाई कि किस कविता को लिखने के बाद उन्होंने अपनी कविताओं को अलविदा कहा। उसमें एक प्रसंग भी है कि केदारनाथ सिंह जी ने भी उन्हें कहा कि तुम्हें कोई और विधा तलाशना तुम्हारे लिए बेहतर होगा। लेकिन हम आगे बढ़ते हैं ताकि हम अगले 2-3 मिनट में कुछ और बात कर सकें साहित्य और आंदोलन की। साहित्य और आंदोलन को किस तरीके से आपने साधा, इससे पहले मैं ये पूछना चाहूँगी कि आंदोलन धर्मिता से साहित्य का क्या संबंध है और इन्होंने मार्क्सवाद कैसे अपनाया। उसके बाद हम इस प्रश्न को लेंगे कि साहित्य और आंदोलन को उन्होंने एक साथ कैसे साधा। साहित्य का उद्देश्य मनुष्य को परिष्कृत करना भी है, उसकी चेतना को जागृत करना, ताकि समाज में क्रांतिकारी परिवर्तन लाए जा सकें। समाज में ऐसे परिवर्तन लाने के लिए आंदोलन अनिवार्य होते हैं। साहित्य कर्म उन आंदोलनों का एक अंग होता है। आप मार्क्सवादी दृष्टि की ओर कैसे आकर्षित हुए? मार्क्सवाद आपके लिए वैचारिक आंदोलन है या जीवन दृष्टि? अपने बाल्यकाल में टिहरी गढ़वाल रियासत में प्रजामंडल द्वारा सामंत विरोधी आंदोलनों में मैं पूरी तरह शामिल हो गया था। कम्युनिस्ट पार्टी के कार्यकर्ता उन संघर्षों में मुख्य भूमिका अदा करते थे। उस दौरान मैं कम्युनिस्ट कार्यकर्ता नागेंद्र सकलानी के संपर्क में आया। नागेंद्र सकलानी और कम्युनिस्टों से प्रभावित होने और फिर पूरी तरह जुड़ जाने के प्रसंग का मैंने अपनी पुस्तक देशभक्तों की कैद में उल्लेख भी किया है। मार्क्सवाद एक दर्शन है, एक ऐसा दर्शन जिसने मानवता को इतिहास में पहली बार एक नई दृष्टि प्रदान की कि हमारा समाज शोषकों और शोषितों परस्पर विरोधी इन दो वर्गों में बंटा है। मानव इतिहास सदा से इन दो वर्गों के संघर्षों का इतिहास रहा है। अपनी इस स्थापना के कारण मार्क्सवाद ने पूरी दुनिया के अंदर एक अभूतपूर्व वैचारिक आंदोलन की शुरुआत कर दी, एक सक्रिय आंदोलन। मार्क्सवादी चिंतक मात्र विचारक नहीं होते, वे अपने चिंतन के माध्यम से समाज को बदल डालने के आंदोलनों का संचालन करते रहते हैं। अन्यत्र इन्होंने ये कहा भी है कि मार्क्सवाद इनके लिए ऑक्सीजन की तरह से है। तो आपने साहित्य आंदोलन को कैसे साधा, इस पे इनका जवाब है, दिन भर आंदोलन में व्यस्त रहने के बाद रात के वक्त लिखाई पढ़ाई के कामों में व्यस्त हो जाने कि उस दौरान कम्युनिस्ट विचारधारा से जुड़े हम सभी विद्यार्थियों के जीवन की सामान्य प्रक्रिया होती थी। सिर्फ मेरी नहीं, हम सबके जीवन की। ऐसा भी था कि हम सिर्फ पाठ्य पुस्तकों का रट्टा मारने में नहीं लगे रहते थे, कोर्स के अलावा राजनीति, इतिहास, साहित्य, अर्थशास्त्र आदि की पुस्तकों को भी पढ़ते थे। इस तरह आंदोलन हमारे पाठ्यक्रम का हिस्सा बन जाते थे। किसी भी आंदोलन को हम वैज्ञानिक दृष्टि से देखते थे। हमारे आंदोलन किसी संकीर्ण दायरे में सीमित नहीं रहते थे।
निजी स्वार्थों की प्राप्ति, अपनी नेतागिरी चमकाने के ख्वाब हम देख ही नहीं सकते थे। इसलिए हम शोषित वर्ग के हितों की रक्षा के लिए जैसी राजनीति करते थे उसी हिसाब से उसके बारे में लिखते रहने की भी हमारी प्रवृत्ति हो जाती थी। हमारा लेखन सदैव सोद्देश्य होता था। कला के लिए कला हमारी समझ में कभी नहीं आया। और आंदोलन से विरत होने का जो प्रश्न आपने पूछा है, मैं ऐसा स्वीकार करने को बिल्कुल तैयार नहीं हूं कि मैं आंदोलन से विरत हो गया हूं। यह सही है कि अब मैं पहले की तरह सार्वजनिक कार्यों में शिरकत नहीं कर पाता। इसका मुख्य कारण मेरे स्वास्थ्य के दबाव हैं। अपनी रचनाओं के माध्यम से मैं अपने समाज की उस राजनीतिक दृष्टि को एक हद तक साफ करने की चेष्टा करता रहता हूं, जो सामंती, सांप्रदायिक और दक्यानुसी धुंध में लिपटती जा रही है और अब साम्राज्यवादियों के द्वारा जिसका संचालन होने लगा है, इसमें रचनात्मक साहित्य के प्रति लोगों की बढ़ती अरुचि भी शामिल है। मुझे लगता है कि मैं एक आंदोलन के तहत ही लेखन कार्य भी करता हूँ। मेरा यही विश्वास मुझे जीने में सहायक सिद्ध हो रहा है। एक अंतिम प्रश्न के साथ हम इसको ख़त्म करते हैं। हालांकि ये इंटरव्यू जो है 2006 का लिया गया है, तो उनसे पूछा था कि स्वास्थ्य ठीक रहा तो आप क्या लिखना चाहेंगे। टिहरी बांध से प्रभावित पहाड़ के बारे में लिखने की तमन्ना है, लेकिन मैं एक विस्थापित भी हूँ और विस्थापित होने के नाते मैंने अपने लोगों की तरह स्वयं भी काफ़ी कुछ भोगा है। लेखन के लिए अनिवार्य लगता है कि भोगते रहने की उस प्रक्रिया में अपने ऊपर पड़े प्रभावों से मुझे मुक्ति प्राप्त हो सके और मैं एकदम तटस्थ होकर किसी तीसरे व्यक्ति की तरह उन घटनाओं पर दृष्टिपात कर सकूं। इस स्थिति की मौजूदगी के बगैर मैं उस उपन्यास को लिखने को मानसिक तौर पे तैयार नहीं पाता। तो ये इस सपने पे लगातार उन्होंने मुझसे चर्चा की है, तो मैंने ले लिया इसको और उम्मीद है कि उनकी इन बातों से हमें अपने समय में फैली हुई धुंध से भी कुछ मतलब पार पाने की कुछ हल्की सी दिशाएं मिलें कि किस तरीके से लेखन और आंदोलन धर्मिता के बीच में एक संबंध होता है और कब लेखक को किस चीज़ की ज़रूरत पड़ जाए वहाँ वो साथ देता है। आपने धैर्य से सुना, इसके लिए आपको धन्यवाद। नमस्कार।